हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके यहाँ 70 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो पिछले साल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार ही पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को जो मैं बताने जा रहा हूँ उनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को हम करते हैं। तो चलिए सीधा अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको 2022 का पेपर दिखा देता हूँ। ये 2022 का पेपर है और 2022 के भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा गया है और ये प्रश्न लगातार ही पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या 2 नंबर में सवाल पूछा गया है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको मिस करना ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमें ये कह रहा है कि हमें सिद्ध करना कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आपको बताता हूँ। हल, तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको करना कैसे, मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब मान के करेंगे तभी ये सवाल लगेगा। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे। इसमें क्या करेंगे, बस आपको देखते चलना है। ये सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो माना √2 एक परिमेय संख्या, हमें प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने मान लिया। मानने में कुछ नहीं जाता है, चलिए मान लेते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने मान लिया कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। ऐसे ही आपको कर लेना है। जब भी ऐसा कोई सवाल आए कि प्रूफ करिए कि एक अपरिमेय है तो आप उसको परिमेय मानकर करें। तो इसलिए क्या होगा, अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में ही लिखते हैं। तो अब आपको एक चीज़ बता देना है, जहाँ P और Q एक, बहुत ही आराम से देखना है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ पर क्या है, ये P और Q क्या है, एक सह अभाज्य संख्याएं हैं और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। आपको दो शर्त आगे लिख देनी है। तो हमने क्या किया, आपको एक एक स्टेप बिल्कुल समझते हुए चलना है। तो आपको सबसे पहले मान लेना कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या की कंडीशन ही होती है कि उसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो √2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है, एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें एक क्या, P और Q एक सह अभाज्य संख्या है और जहाँ पे Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 के बराबर अगर आप रख देंगे तो ये पूरा अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए Q का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। आपको आगे शर्त बता देनी है। चलिए आगे देखते हैं कैसे करना है। तो ये है √2/P/Q, √2 बराबर P/Q। तो अब क्या कर देना है कि अब दोनों पक्षों में वर्ग ले लेना है। तो लिखता हूँ दोनों पक्षों में, बस आपको सवाल देखते चलना है, बिल्कुल इजीली लग जाएगा, बस आपको देखते चलना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो बहुत इजीली लग जाएगा। तो ये √2 है, यानी ये √2 है। ठीक, चलिए, और ये क्या है, P/Q है। अब इसका भी हम पूरा वर्ग कर रहे हैं और इसका भी हम पूरा वर्ग कर रहे हैं। ठीक, इसका भी वर्ग कर रहे हैं, इसका भी वर्ग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी आपको आगे पता लग जाएगा। तो √2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, P वर्ग बटा क्या हो जाएगा मेरा, ये Q वर्ग हो जाएगा। अब करना क्या है, आपको कैंची गुणा कर देना है। तो P वर्ग को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P वर्ग बराबर ये क्या हो जाएगा, 2Q वर्ग। ये क्या हो जाएगा, 2Q वर्ग हो जाएगा। या अगर हम 2Q वर्ग को पहले लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, मेरा P वर्ग हो जाएगा। और अगर यहाँ से हम Q वर्ग का मान निकालें तो ये हो जाएगा P वर्ग
बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसी को आपको समीकरण नंबर क्या मान लेना है, 1 मान लेना है। इतना हमने किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये p को मतलब यहाँ पे जो p वर्ग है ये 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी बटे में है ना, तो यानी ये काट ही तो रहा है। तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर p वर्ग 2 से विभाज्य है। आप देख रहे हैं कि ये जो p वर्ग है उसको ये 2 काट रहा है कि नहीं, बटे में इसका मतलब इसको विभाजित कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस समीकरण 1 में कि जो p वर्ग जो है वो 2 से क्या है, विभाज्य का मतलब कर रहा है। तो यहाँ पे इसके बटे में 2 है ना, तो इसका मतलब जो 2 है वो p वर्ग को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो यही आपको लिखना है यहाँ जो p वर्ग है वो क्या है, 2 से विभाजित है, या 2 जो है p को क्या कर रहा है, काट रहा है। तो यही चीज़ हमने लिखा, p वर्ग जो है वो 2 से विभाज्य है। यहाँ पर देख रहा होगा आपको। तो इसलिए अगर p वर्ग 2 से विभाज्य है तो p भी तो 2 से विभाज्य होगा, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी को आपको समझ लेना है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो p वर्ग जो है वो 2 से कट रहा है, इसलिए p भी तो 2 से कटेगा। हाँ, तो ये हो गया। तो ये बस आपको ये कंडीशन बिल्कुल अच्छे से जान लेना है। तो ये हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो p है इसका मान आपको क्या कर देना है, 2a के बराबर रख देना है। जो p है इसी का मान 2a के बराबर रख देना है। अब देखिए सवाल कैसे लग जाएगा, बस आपको यही करना है। तो p का मान हमको 2a रख देना है इस समीकरण 1 में। तो लिखता हूं p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, q वर्ग बराबर p वर्ग बटा 2। बस आपको सवाल को समझते चलना, बहुत इजी सवाल है, बस आपको समझते चलना है और कुछ नहीं है। तो p वर्ग का मान हमने रख दिया 2, a वर्ग लगा तो वर्ग लगा दिया बटे 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया, और a का वर्ग कितना होगा, a वर्ग हो गया। बिल्कुल सिंपल है, बटा कितना 2, ये 2 से 2 दूनी कट गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2a वर्ग हो गया। ठीक, 2a वर्ग बराबर कितना हो गया, ये q वर्ग हो गया। तो यहाँ से अगर हम a वर्ग का मान निकालना चाहें, देख लीजिए ये 2a वर्ग बराबर कितना हो गया, ये मेरा q वर्ग हो गया। तो अगर यहाँ से हम a वर्ग का मान निकालना चाहें, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं, ये 2a वर्ग बराबर कितना है, q वर्ग है। चलिए इसको आगे लगाता हूँ। तो बस आपको यही लाइन जो है वो समझ लेना है। तो ये क्या है, 2a वर्ग बराबर कितना है, q वर्ग। तो अगर यहाँ से हम a वर्ग का मान निकालें तो क्या होगा, q वर्ग बटा 2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया मेरा समीकरण 2। बस यही समझ लीजिए, अब आपका सवाल जो है वो लग गया। बस आपको एक समीकरण 1 समझना था और आपको समीकरण 2 समझना था और सवाल आपका लग गया। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो q वर्ग जो है वो 2 से कट रहा है, मतलब q वर्ग जो है वो 2 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ क्या है, q वर्ग जो है 2 से विभाज्य है। आपको दिख रहा होगा कि ये जो q वर्ग है ये 2 से कट रहा है, उसके बटे में 2, इसका मतलब 2 जो है इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यही लिखा हमने, q वर्ग जो है वो 2 से विभाज्य है। कहाँ पर, समीकरण 2 में हम देख रहे हैं। तो इसलिए अगर q वर्ग 2 से विभाज्य तो q भी तो 2 से विभाज्य होगा, इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो ये बस आप समझ लीजिए, आपने ये बिल्कुल समझ लिया। तो अब आपको लिखना है, एक लाइन लिखना है, समीकरण 1, बस इस सवाल को समझते चलना है, कुछ है नहीं। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q 2 से विभाज्य हैं। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q क्या है, 2 से विभाज्य। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर भी जो P था वो 2 से विभाज्य था और यहाँ पर Q भी क्या है, 2 से विभाज्य। तो यही चीज़ हमने लिखी कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q क्या है, 2 से विभाज्य हैं। क्या है, P और Q 2 से विभाज्य हैं, परंतु
परंतु P और Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु P और Q एक सह अभाज्य संख्या हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो √2 बराबर क्या हमने माना था एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे P और Q जो था एक क्या था अभाज्य संख्या थे, सह अभाज्य संख्या थे। लेकिन जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमें पता ये लगा कि P और Q तो क्या है, एक विभाज्य संख्या है। तो यही चीज़ हमने लिखा। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q क्या है, विभाज्य संख्या। लेकिन जो शुरुआत में था कि P और Q क्या थे, शुरुआत में P और Q क्या थे, एक सह अभाज्य संख्या थे। लेकिन जब हमने इसको कैलकुलेट किया, आगे सिद्ध मतलब सॉल्व किया, तो पता लगा कि ये क्या है, एक विभाज्य है। लेकिन ये था वास्तव में क्या, ये एक अभाज्य था। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये विभाज्य आया। तो आपको लिखना है जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। क्योंकि शुरुआत में ये P और Q क्या थे, एक सह अभाज्य संख्या थे। लेकिन जब हमने इसको कैलकुलेशन किया, यानी जब इसको हमने सॉल्व किया, तब ये तो आया कि ये एक विभाज्य संख्या है। तो ये हमारी कल्पना के विरुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। हमने माना था कि ये एक अभाज्य संख्या, ये क्या थे, एक अभाज्य संख्या थे। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तब क्या आया, तब आया ये कि ये क्या है, विभाज्य संख्या है। तो ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो हमने इसमें किया क्या है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने इसको √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। ठीक, तो इसको परिमेय संख्या जब माना तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है। इसमें P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 इसमें रख देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने यही किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, वर्क कर लिया। तो यहाँ पे पता लगा कि P 2 से विभाज्य है, और समीकरण 2 से हमें पता लगा कि Q भी 2 से विभाज्य है। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P और Q दोनों 2 से विभाज्य हैं। लेकिन वास्तव में है क्या, वास्तव में P और Q तो एक सह अभाज्य संख्या थी। लेकिन जब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें पता लगा कि ये क्या है, विभाज्य हैं, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध है। इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से आपको इसको जो है वो सॉल्व करना है। चलिए थोड़ा दूसरा प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ये भी प्रश्न वैसा ही है। अब अगर आपको वो ना समझ में आया हो तो अब इसमें आप समझ सकते हैं। तो बिल्कुल सेम लगेगा, मैं आपको इसको भी बता रहा हूँ कैसे करना है। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो करना क्या है, हल हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय है, तो हम मान लेते हैं, माना, बिल्कुल सेम करना है, वैसे ही करना है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या कर लिया, सिंपली हमें सिद्ध करना था कि अपरिमेय सिद्ध करो इसको √3 को, लेकिन हमने मान लिया कि क्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का गुण होता है कि उसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया P/Q। अब आपको ये ब्रैकेट में बता देना है, जहाँ P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक, और यहाँ पे Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपको 2 कंडीशन लिख देनी है कि एक जहाँ P और Q क्या है, एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 रख देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आपको इतना करना है। अब उसके बाद में क्या कहा था हमने, अगले स्टेप में इसका वर्ग कर दीजिए। तो अब लिखते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये √3 है और ये बराबर कितना है, P/Q है। बस सवाल को थोड़ा सा समझ लेना, कुछ है नहीं, और इसका भी हमने वर्ग कर दिया। तो यहाँ पे √3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और P का वर्ग P वर्ग, और Q का वर्ग भी Q वर्ग। इसके ऊपर लगाना तो ये P वर्ग हो जाएगा, ये Q वर्ग हो जाएगा। अब इसको कैंची गुणा कर लीजिए, तो P वर्ग बराबर कितना आ गया मेरा, 3Q वर्ग आ गया कि नहीं। या अगर यहाँ से देखें हम, या इसको ऐसे भी 3Q वर्ग को पहले लिख लीजिए, उसको बाद में लिख लीजिए P वर्ग। तो अगर यहाँ से हम Q वर्ग देखें तो P वर्ग
बटा कितना आ गया 3 आ गया। ये हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। चलिए इसको आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो p वर्ग जो है वो 3 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। यानी जो 3 जो है वो p वर्ग को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, काट रहा है। तो आपको यही लिखना है, यहाँ p वर्ग जो है, p वर्ग कामा लगाइए 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो अगर p वर्ग 3 से विभाज्य है तो इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो एक मेरी ये कंडीशन, तो इसलिए हम p का मान यहाँ पे क्या रख देंगे, वहाँ पे बटे में 2 था तो हम 2 ये रखा था, यहाँ पे बटे में 3 है तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। ये नियम होता है, यही आपको समझ लेना। तो p का मान 3 रख दीजिए। तो अब लिखते हैं p का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 मेरा ये है q वर्ग बराबर p वर्ग बटा 3। ओके, चलिए तो q वर्ग बराबर p वर्ग का मान 3a रख दीजिए, और होल वर्ग लगा है, पूर्ण वर्ग तो पूर्ण वर्ग हमने लगा दिया, पूरे में वर्ग लगा है, बटा कितना 3। चलिए तो 3 का वर्ग 9 हो गया मेरा, और a का वर्ग कितना हो गया, a वर्ग हो गया बटा 3। तो ये 3 त्रिक का 9 हो गया, यानी 3a वर्ग बराबर कितना आ गया मेरा, q वर्ग आ गया। या आप 3a वर्ग को पहले भी लिख सकते हैं, बराबर कितना q वर्ग हो गया। अब अगर यहाँ से हम a वर्ग का मान निकालें तो q वर्ग बटा कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, वही चीज़ जो आपने ऊपर किया, तो इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब लिखते हैं यहाँ आप देख रहे होंगे कि q वर्ग जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है, यानी यहाँ q वर्ग 3 से विभाज्य है, q वर्ग 3 से विभाज्य है, इसलिए q भी, तो इसलिए q भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। हो गया आपका काम खत्म। बस आपको एक लाइन अब यहाँ पर लिख देनी, वो क्या, तो आपको क्या लिखना है कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि p और q किससे, 2 से क्या है, विभाज्य हैं। परंतु p और q तो एक अभाज्य संख्या है, जो कि हमारी कल्पना के क्या है, वृद्ध है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। तो बिल्कुल सेम सा, बिल्कुल पैटर्न इसमें बिल्कुल सेम रहता है, आपको इसको ऐसे ही लगाना होता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।